जय हिंद बच्चों, वेलकम टू डून ऑफिसर्स अकेडमी। हम लोग कर रहे हैं आपका अगला जनरल स्टडीज का लेक्चर, दैट इज फंडामेंटल राइट्स में आपका आर्टिकल 20 के आगे। तो आर्टिकल 20 हम लोग करेंगे पहले। तो बच्चों समझिएगा आर्टिकल 20 क्या कहता है। तो आर्टिकल 20 जो है आपका फंडामेंटल राइट्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि जो आपका आर्टिकल 20 है वो आपके पास कहता है कि आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अगर आपके कोई ऑफेंस है, कोई आपने जुर्म किया है, तो उसके केस में भी आपको कुछ मूल अधिकार हैं, क्योंकि भारत के हर नागरिक को अधिकार दिए गए हैं हर रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपके पास क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस। तो आपके पास आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये आपको क्या है? प्रोटेक्शन है। तो आपको देखो तीन तरह के आपको जो है आपको दिए गए हैं फ्रीडम। ठीक है, 1 2 3 तीन टाइप की फ्रीडम दी गई है, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, आपको तीन टाइप की फ्रीडम है। अगर कोई गुनहगार है और उसको जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस है, तो आपको अगर वो ऑफेंस किया भी है तो उस रेस्पेक्ट में तीन तरह की उसको है फ्रीडम दी गई है। पहली है नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एक ही अपराध के लिए दो बार उसे सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, किसी भी अपराध के लिए उसे दो बार सजा नहीं दी जाएगी, एक बार के अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी। ये नहीं कि वहां से छूट गया फिर दोबारा उसे केस लगा के सेम जुर्म के लिए बार बार सजा दी जाएगी। यह है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, तो मतलब आपके पास जो लॉ उस समय सर्कुलेशन में होगा उसी अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो है पहले जो है मतलब जो लॉ अभी नहीं है, ठीक है, वो लॉ क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, या लॉ नहीं है और भविष्य में वो लॉ आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में चूहे को कैद करना, ठीक है, रैट को आप जो है क्या करते हैं? एक पिंजरे के अंदर बंद करते हैं, तो वो क्या आज की डेट में जुर्म नहीं है। पर बाई चांस क्या हो जाए, कल की डेट में ऐसा लॉ आ जाए कि आप जो है किसी चूहे को बंद नहीं कर सकते पिंजरे में। तो अगर आज की डेट में फॉर एग्जांपल आज की डेट में किसी ने चूहे को पिंजरे के अंदर बंद किया है, तो आप उसे 10 साल बाद अगर लॉ आ जाए तो सजा नहीं दे सकते। तो नो पोस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तीसरा होता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब खुद के खिलाफ खुद गवाही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये बात समझ लेना। ये तो कोई अगर व्यक्ति है और वो जुर्म करता है तो खुद के खिलाफ उसका खुद गवाही नहीं मानी जाएगी। ये तीन आपकी चीजें हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस, आर्टिकल 20। ठीक है, अगला होता है आपके पास, ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो कहता है कि आपके पास किसी भी व्यक्ति को जो है उसकी पर्सनल फ्रीडम को जो है आप डिप्राइव नहीं कर सकते। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ पर्सनल ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये जो कानून है वो ये कहता है कि आपके पास किसी व्यक्ति के जीने अधिकार और उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको आप छीन नहीं सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को छोड़कर। ठीक है, तो अभी जो है बाद में क्या किया गया, मतलब पहले ये था कि अगर कानून प्रॉपर तरीके से बनाया गया, जैसे पार्लियामेंट की लोकसभा से, राज्यसभा से, प्रेसिडेंट से पास हुआ और फिर वो कानून बना है, तो उस कानून के थ्रू जो है आप एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की वजह से क्या हो गया था कि आपके पास उस तरीके से उसका जो फंडामेंटल राइट 21 है वो बदला जा सकता था, चेंज किया जा सकता था या छीना जा सकता था। परंतु बाद में क्या हुआ, मेनका केस में किया गया कि आप जो है उसकी किसी भी कंडीशन में छीन नहीं सकते हैं उसकी फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, और इसके बाद ये कहा गया कि बहुत सारे अधिकार हैं जो आपके पास आर्टिकल 21 के अंदर कवर होंगे। तो याद रखिएगा आर्टिकल 20 एंड 21 जो होते हैं ना, आर्टिकल 20 एंड 21 जो है आपके इमरजेंसी के समय भी, जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है ये आपके काम करते हैं। ठीक है, इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, आपको पता है नेशनल इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति जो है ना वो आपके मूल अधिकारों को रोक सकता है। तो इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो है आप जो है आर्टिकल 20 और 21 का जो फंडामेंटल राइट है उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे रख सकते हैं, आपका वो फंडामेंटल राइट कोई छीनेगा नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से एब्सोल्यूट राइट्स हैं आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, अगला आता है 21A। तो 21A आपके पास है आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A आपके पास है, ठीक है, आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन। तो
तो ये पहले नहीं था। तो राइट टू एजुकेशन ये पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, और ये आपका 86th अमेंडमेंट से आया है, ठीक है। 86th अमेंडमेंट से ऐड हुआ, एडेड इट, ठीक है। इसमें क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, फ्री एजुकेशन आपको करनी है, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन का आपको प्रोविजन करना है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इससे ये इंप्लीमेंट हुआ। तो ये इंप्लीमेंट किससे हुआ? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से ये आपका इंप्लीमेंट हुआ। तो इट इज इंप्लीमेंटेड बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। अगला आता है आपके पास आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आपका अरेस्ट और डिटेंशन के केस में आपको कुछ क्या है, फ्रीडम्स है। तो दो टाइप की डिटेंशन होती है, पहली होती है प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन, और दूसरी होती है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव में क्या होता है आपके पास? प्यूनिटिव डिटेंशन में आपके पास कैसा, आपका आफ्टर सीन, मतलब आप किसी व्यक्ति ने क्या करा, जुर्म कर दिया, उसके बाद जो उस पर उसे डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, उसके केस में उसे ये वाला डिटेंशन लगेगा, प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव होता है बिफोर सिन, मतलब शक के बिना पे कई सारे कानून है, जैसे आपका यूएपीए, उस कानून के अंतर्गत जो है उसे अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल था पहले टाडा, अब नहीं है, टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट, इस तरीके से मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपके पास है वॉइसपा, मैं इसकी स्पेलिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इसके अलावा आपके पास है यूएपीए, ठीक है, यूएपीए। तो आपके पास यूएपीए एक्ट है। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग टाइप के कानून है जो प्यूनिटिव डिटेंशन है। तो इसमें क्या होता है, आप पहले क्या बताओगे, आप जिसको अरेस्ट कर रहे हो प्यूनिटिव में, उसको रीजन बताओगे। विद इन 24 आवर्स आप जो है, विद इन 24 आवर्स उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे, इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट, इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट उसे पेश करोगे, ठीक है। और उसको जो है वो अपना लीगल एड ले सकता है, वकील की मदद ले सकता है, ठीक है। और जमानत बेल भी ले सकता है अगर आपके पास, इफ अलाउड, अगर मजिस्ट्रेट जो है आपका अलाउ कर दे तो आपका वो बेल भी ले सकता है। तो आपको 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, उसका रीजन सबसे पहले बताओगे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, इवन अंडरस्टूड क्यों ना हो। इसके अलावा विद इन 24 आवर्स आप जो है इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट उसे पेश करोगे, उसको जो है लीगल एड लेने का मौका दोगे और बेल दोगे अगर वो अलाउ की जाती है। इसमें बिफोर सीन होता है, इसमें रीजन मे और मे नॉट बी। रीजन क्या हो सकते हैं? मे और मे नॉट बी, बताया भी जा सकता है, अगर पब्लिक हित में सही नहीं है तो बताया नहीं भी जा सकता, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है, इसे मैक्सिमम 3 मंथ्स एक बारी मिलती है, मैक्सिमम 3 मंथ डिटेंशन एक बारी में ले सकते हो, ठीक है, इन वन टाइम। और इसको लिए जो है आपके पास एक बोर्ड है, अ बोर्ड, ठीक है, फॉर इट, इसके लिए एक बोर्ड है, इसके लिए एक बोर्ड भी स्टैब्लिश किया जाता है ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो हाई कोर्ट जजेस का एक बोर्ड इसके लिए अपॉइंट किया जाता है ताकि आपका जो व्यक्ति है उसके अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में जो है क्या करा जा सके, डिसीजन ले आ सके, किस तरीके से वो चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये आपके पास आता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, आर्टिकल 22। ये आपके पास 19 से लेकर 22 आपकी क्या थी, राइट टू फ्रीडम थी, जिसका पिछले लेक्चर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला होता है आपके पास 19, आप उसमें देख सकते हैं। अगला आपके पास आता है आर्टिकल 23 एंड 24, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, हिंदी में कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आपका कहा जाता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कहा जाता है
हिंदी में इसे कह सकते हो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका आर्टिकल 23 और 24 कहता है। तो आपके पास शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये होता है कि देखो ध्यान से सुनना, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आपके पास है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, उसमें आपके पास है पहला है आर्टिकल 23। तो इसमें क्या है आपके पास, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, पहला है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, बेगार एक्सेट्रा। ये आर्टिकल 23 कहता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 24 कहता है। ठीक है जी, ये आपके पास 23 एंड 24, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आपके पास हो गया फंडामेंटल राइट। पहला राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ये 2 आर्टिकल हो गए। अगला आता है 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 25 क्या कहता है, 26 क्या कहता है, 27 क्या कहता है, 28 क्या कहता है, ये बात करेंगे। तो आर्टिकल 25 कहता है कि आपके पास 4 तरह की फ्रीडम्स है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, किसी धर्म को समझ सकते हो, प्रोफेस, उसे पालन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी, ठीक है, उसको फॉलो कर सकते हो, उसकी जो रिचुअल्स है उनको फॉलो कर सकते हो, और लास्ट में प्रोपागेट, उस धर्म का प्रचार कर सकते हो। तो ये आपके पास आर्टिकल 25 में 4 टाइप की आपको फ्रीडम दी गई है। आर्टिकल 26 कहता है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो आप जो है अपने रिलीजियस अफेयर्स को और इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपने कोई मंदिर खोला, धर्मशाला खोली, किसी भी टाइप की चीजें खोली, आपको उसे पालन करने से कोई नहीं रोकेगा, आपको इस चीज से फ्रीडम है। ठीक है, हमारा जो सेकुलरिज्म है उसमें क्या है, स्टेट जो है आपका हर रिलीजन को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। आर्टिकल 27 कहता है तो राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसे आप ये ऐसे लिख सकते हैं। अगला है 27 कि आपका जो है फ्रीडम ऑफ टैक्सेस टू प्रमोट एनी रिलीजन। आपका किसी भी धर्म के लिए आर्टिकल 27 कहता है किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए आपके पास क्या नहीं होगा, आपका कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। हालांकि फीस लगाई जा सकती है, फीस लगाई जा सकती है, आप लोग जो है कोई टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं आप जो है नहीं लगाएंगे। आप क्या लगा सकते हैं, आप लोग जो है कोई फीस लगा सकते हैं। आर्टिकल 28 कहता है, ठीक है, इसमें है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। आपका जो कोई भी सरकार या सरकार द्वारा संचित कोई संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या इंस्टीट्यूशन है, उसमें आप जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं पेश करेंगे। आप जो है उसमें कोई भी धार्मिक जो चीज है उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, ना कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पेश करेंगे। इंडिया में ये इस टाइप की बात कही गई है। ठीक है, ये आर्टिकल 28 है। आर्टिकल 25 से 28 में आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसे आप लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हो। अगला आता है आपके पास आर्टिकल 29। ये कहता है, 29वां आर्टिकल कहता है कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, 29, 30
राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, इसे हिंदी में कहते हैं आपके पास सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, तो आपके पास आर्टिकल 29 कहता है कि आपके पास एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर और स्क्रिप्ट shall have right to protect the same। तो समाज का कोई भी हिस्सा जिसकी अपना डिस्टिंक्ट कल्चर हो, लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, उसको प्रोटेक्ट करने की क्या है, आपको अधिकार है, वो प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो कोई भी आपका जो माइनॉरिटीज है, ठीक है, माइनॉरिटीज मतलब आपके पास जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसका 50% से हिस्सा कम आबादी का हो, अब वो रिलीजियस भी हो सकता है, वो लिंग्विस्टिक भी हो सकता है। याद रखिएगा, सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कहीं भी हमारे संविधान में माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्लियर कट नहीं दी गई है, बस ये बोला गया हैविंग डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट शैल हैव द राइट टू प्रोटेक्ट द सेम। उसको अधिकार है कि वो अपनी इस चीज को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसकी कोई लैंग्वेज है, कोई स्क्रिप्ट है या कल्चर है, तो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है, वो एस्टैब्लिश कर सकता है। ये आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 31 जो है वो अब नहीं है, अबॉलिश हो गया राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट से। ठीक है, 44th अमेंडमेंट से आपका एबॉलिश हो चुका है 1978 से, मोरारजी देसाई सरकार थी उस समय, और इसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी। क्या नाम था, राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये नहीं है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं है। अब आता है आर्टिकल 32, इसे हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, हिंदी में कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहते हैं इसे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। तो आर्टिकल 32 कहता है, आर्टिकल 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। ठीक है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। ठीक है, आपका जो है आर्टिकल 32 कहता है कि आपके पास जो आर्टिकल 32 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अगर आपका इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो गया, ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, फंडामेंटल राइट के वायलेशन केस में आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, और अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में ना हाई कोर्ट जा सकते हो, पर फंडामेंटल राइट के डायरेक्टली आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, पर हाई कोर्ट जाया जा सकता है फॉर फंडामेंटल राइट के लिए भी और लीगल राइट्स के लिए भी। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी अब लीगल राइट है, ठीक है, अंडर 300A, तो आप जो है लीगल राइट के केस में भी आप कहाँ जा सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली मूव टू द हाई कोर्ट, और आर्टिकल 32 कहता है यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ये आपके पास है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, और आपका 5 टाइप के रिट जो है आपका इशू करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। पहला होता है क्यू वारंटो, किस अथॉरिटी से, जो पब्लिक ऑफिशियल होता है अपने एक्शन के लिए वो अपना सर्टिफिकेट दिखाता है कि भाई हमने जो है इस अथॉरिटी से किया, जैसे सुना होगा वारंट है, तो वो आपके पास प्रूफ करके लाता है पर्टिकुलर काम के लिए कि भैया ये काम करना है तो इसके लिए मेरे पास परमिशन है, वारंट है। दूसरा होता है हैबियस कॉर्पस, ये सुनते रहिएगा और आप जो है इसका नोट्स बना सकते हैं। हैबियस कॉर्पस ये कहता है कि इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन के केस में जो है आपके पास हैबियस कॉर्पस है, उसमें क्या होता है,
इलीगल डिटेंशन अगर हुआ है तो जो मजिस्ट्रेट है वो बोलेगा, हायर कोर्ट बोलेगा कि उस व्यक्ति को पेश करो जिसका इलीगल डिटेंशन हुआ है, जिसे जबरदस्ती कैद करके रखा गया है। तीसरा होता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। इसके अलावा होता है प्रोहिबिशन, ठीक है। इन केस आपके पास जरूरत से ज्यादा वो अपने काम से जितनी उसको ताकत दी गई उससे ज्यादा वो काम करेगा तो हायर कोर्ट जो है बोलेगा कि अपने लिमिट में काम करो। मैंडेमस होता है अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा है कोई पब्लिक अथॉरिटी। प्रोहिबिशन कोर्ट टू कोर्ट होता है। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है कि भाई तुम अपना जो काम है वो अपना लिमिट से ज्यादा मत करो। अगला होता है सर्टियोररी। सर्टियोररी भी आपका कोर्ट टू कोर्ट होता है और इसमें जो है 3 केस में होता है। अगर एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन हो जाए, अगर वो जरूरत से ज्यादा काम कर ले, कम काम करे या एरर कर दे, गलती कर दे, तो इन केस में आपके पास कौन सा होता है? सर्टियोररी होता है। तो ये 5 आपके पास क्या है? रिट्स हैं जो आपके पास कोर्ट इशू करता है। तो इस तरीके से आपके पास जो फंडामेंटल राइट है, आपके पास आर्टिकल 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जो है, ये आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनके अकॉर्डिंग जो है, आपके जो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके अकॉर्डिंग जो है ये आपके पास सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास आरआईएमसी एग्जाम में, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा गया है, ठीक है, क्योंकि आपके अधिकारों को सुनिश्चित कर रहा है, आपका अधिकारों का गार्जियन बना रहा है सुप्रीम कोर्ट को। तो इस तरीके से आपके पास आर्टिकल 32 कहता है। आर्टिकल 33 जो है वो कहता है कि आर्म फोर्सेस के केस में आपके फंडामेंटल राइट को रोका जा सकता है। आर्टिकल 33 आप कहते हैं आर्म फोर्सेस के केस में आपका फंडामेंटल राइट को रोका जा सकता है। आर्टिकल 34 कहता है कि आपके पास इन केस आपके पास जो है देश में क्या लग जाए, मार्शल लॉ लग जाए, मिलिट्री लॉ लग जाए, तो पार्लियामेंट जो है आपका माफ कर सकती है किसी भी एक्टिविटी को जो आपके आर्म फोर्सेस ने करी है या सरकारी कर्मचारी ने करी है, किसी के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन किया है। और आर्टिकल 35 ये कहता है कि पार्लियामेंट इज द ओनली अथॉरिटी जो कि फंडामेंटल राइट और उनके इंप्लीमेंटेशन के लॉज को बना सकती है, ठीक है, उनसे रिलेटेड लॉज को जो बना सकती है वो आपके पास कौन है? ओनली पार्लियामेंट। सो इस तरीके से आपके पास फंडामेंटल राइट चैप्टर खत्म होता है। आप लोग जो है फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर करिए और ऑफलाइन बैचेस के दिए गए नंबर को कॉल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। थैंक यू।